स्वागत है आपका कार बाइक हिंदी में। मैं हूं बिलाल और ये है टाटा कर्व पेट्रोल मैनुअल। और पिछले एक हफ्ते में हमने इसे चलाया है तकरीबन 1500 किलोमीटर्स। तो इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कुछ ऐसी खास बातें जो हमें काफी पसंद आई इस टाटा कर्व के बारे में, और कुछ बातें जो हमें नहीं पसंद आई। तो एंड तक बने रहिए। और आगे बढ़ने से पहले कार बाइक हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए अगर आपने अब तक नहीं किया है, और इस बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आपकी और हमारी मुलाकात हो सके काफी फ्रीक्वेंटली। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन चीज़ों से जो हमें काफ़ी पसंद आई इस कर्व के बारे में। और सबसे पहली चीज़ तो होनी चाहिए इसका यूनिक कूपे एसयूवी का बॉडी स्टाइल, क्योंकि ये एक फ्रेश डिज़ाइन लैंग्वेज ले आती है इस सी एसयूवी सेगमेंट में, जहाँ पे ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा गया था इससे पहले कभी भी। हाँ, मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है कि टाटा ने ये डिज़ाइन के साथ थोड़ा मैसअप किया है, क्योंकि जब कर्व कंसेप्ट दिखाया गया था कुछ साल पहले, उसके बाद कर्व को मार्केट में आ जाना चाहिए था। बट टाटा ने क्या किया, उस फैबुलस कर्व कंसेप्ट के डिजाइन को अपनी सारी बाकी गाड़ियों पे इस्तेमाल कर लिया, जैसे कि नेक्सॉन ईवी फेसलिफ्ट, नेक्सॉन आईसीई फेसलिफ्ट, टाटा सफारी फेसलिफ्ट, हैरियर फेसलिफ्ट, इवन पंच ईवी में भी सेम डिजाइन देखा गया है। पर अब जब ये कर्व आती है मार्केट में अपना नया फ्रंट फेशिया लेके, तो वो डिजाइन थोड़ा कम स्पेशल लगने लगा है। बट स्पेशल बात इसकी ये है कि ये कूपे एसयूवी बॉडी स्टाइल काफ़ी अच्छा दिखता है। ये एक आफ्टर थॉट नहीं लगता जो कई सारे कूपे एसयूवीज में देखा गया है। उसके अलावा ये कूपे एसयूवी बॉडी स्टाइल जो है, जब आप इसे लेके जाते हो या जब ये रास्ते पे चलती है तो ये काफ़ी लार्जर देन लाइफ लगती है। मैं जब इसे फ्यूल पंप पे लेके गया काफ़ी बार, जो जिसके बारे में आपको काफ़ी बाद में बताऊँगा, जब मैं इसे फ्यूल पंप पे लेके गया तो कई सारे फ्यूल अटेंडेंट्स ने अपना काम छोड़ के आके इसको एडमायर किया। उन्होंने बोला कि ये जो डिज़ाइन है काफ़ी हटके है, काफ़ी लार्जर देन लाइफ दिखता है, और एक्चुअली यही चाहिए एक एसयूवी बायर्स को अपनी एसयूवी से, राइट? पर आपका क्या ओपिनियन है इस कूपे एसयूवी बॉडी स्टाइल के बारे में, इस कर्व की? हमें आपका ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या आपको ये पसंद आता है या आपको कन्वेंशनल बॉक्सी एसयूवी ज़्यादा प्रेफर्ड है? अब एक्सटीरियर के बाद हम आते हैं कैबिन की ओर, और ये कैबिन से मुझे थोड़ी तकलीफें हैं इतना टाइम यहाँ स्पेंड करने के बाद, क्योंकि ये जो कैबिन है ये काफ़ी मॉडर्न है, काफ़ी वेल डिज़ाइन है, बट ये उतना स्पेशियस नहीं फील करता जितना उसे करना चाहिए। स्पेशली मुझे लगता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी डार्क मटेरियल्स यूज़ किया गया है। लोअर वेरिएंट में शायद लाइट तरह का मटेरियल यूज़ किया गया है, तो वहाँ पे आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा फील हो सकता है, बट यहाँ पे तो डेफिनेटली स्पेस का एक छोटा सा इश्यू है। उसके अलावा ये जो सेंटर कंसोल है ये एर्गोनॉमिक ज़रा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको नहीं मिलता है कोई भी कप होल्डर या बॉटल होल्डर। तो अगर आप ड्राइव करते वक्त आपको कुछ रखना है तो वहाँ पे आपको कोई जगह नहीं मिलती। और जो यूएसबी का प्लेसमेंट है वो यहाँ एक खांचे में दिया गया है, जो एक काफ़ी अनएर्गोनॉमिक फीचर है जो नेक्सॉन में भी देखा गया था। वही सेम चीज़ यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड की गई है। आपका हाथ यहाँ फंस जाता है, यूएसबी अगर डाल भी तो वहाँ पे डैंगल होता रहता है, कोई प्रॉपर स्पेस अलाइनमेंट नहीं किया गया है। ये एक छोटा सा तकलीफ है मुझे इससे। उसके अलावा जो डिजिटल कंट्रोल पैनल है ये भी थोड़ा वियर्ड है, क्योंकि ऑन द मूव आपको यहाँ पे कौन सा बटन सेलेक्ट करना है या उसका जो टच रिस्पॉन्स है वो उतना खास नहीं है। आपको कुछ समझ में यहाँ पे नहीं आता, क्योंकि नेक्स्ट बटन जो पिछले बटन से कोई मेल नहीं खाता। आपका फॉग लैम्प के बटन के बाजू में आपको हिल डिसेंट का फंक्शन दिया गया है, जिसमें कोई सिमिलैरिटीज नहीं है। नेक्स्ट मेरा कंप्लेन है इस सीट से। ये सेम सीट नेक्सॉन में भी यूज़ की गई थी, और सेम कंप्लेन मुझे वहाँ पे भी था कि इसका जो बैकरेस्ट हाइट है ये थोड़ा और ऊंचा होना चाहिए था, क्योंकि जब आप इसको लॉन्ग डिस्टेंस पे ड्राइव करते हो और आप बैठे हो इस पोजीशन में, तो यहाँ पे आपके शोल्डर ब्लेड को कोई सपोर्ट नहीं मिलता, जिस वजह से लॉन्ग डिस्टेंस पे आप अपनी सीटिंग पोजीशन को काफ़ी बार एडजस्ट करते हुए पाओगे, जिससे आपको थकान ज़्यादा होगी। यहाँ की और कंप्लेंट्स की मैं बात करूँ तो ये जो स्टीयरिंग है ये थोड़ा ऑफसेट है, जिसकी वजह से जो ओसीडी ड्राइवर्स है उनको काफ़ी तकलीफ होने वाली है। उसके अलावा ये कैबिन एर्गोनॉमिक तो नहीं है। मैं मानता हूँ इसका जो गियर लीवर है ये थोड़ा ऊंचा है, इसको थोड़ा हाइट कम होती शायद यहाँ पे, तो थोड़ा शायद बेटर फील हो सकता था, क्योंकि ये जो एंटायर स्पेस यहाँ दी गई है ये इतना खास नहीं है। आपका पोजीशन जो रीचिंग पोजीशन है इट्स नॉट रियली ग्रेट। गियर लीवर पे हम बाद में फिर से आएंगे, बट ये कंप्लेंट तो मुझे इससे रहेगी। नेक्स्ट कंप्लेंट है इसकी विजिबिलिटी से, स्पेशली टुवर्ड्स द रेयर, क्योंकि ये है कूपे एसयूवी, एंड कूपे एसयूवी में ये प्रॉब्लम्स होती रहती है कि जो रेयर क्वार्टर विंडो है, रेयर क्वार्टर पिलर जो है वो काफ़ी थिक होता है। यहाँ पे भी वही सेम प्रॉब्लम है, स्पेशली न्यूअर ड्राइवर्स के लिए विजिबिलिटी का थोड़ा इश्यू हो सकता है।
अब फ्रंट रो के अलावा जब हम सेकंड रो में आते हैं तो यहाँ पे अंदर एक्चुअली बैठने के लिए थोड़ा आपको ऑकवर्ड होके बैठना पड़ता है, विच कैन बी अ प्रॉब्लम अगर आप सीनियर सिटीजन हो विद घुटने की तकलीफ। आई नो मेरे पेरेंट्स, दोनों भी पेरेंट्स को सेम तकलीफ है, उन्होंने दोनों ने मुझे यही फीडबैक दिया अंदर बैठते वक्त कि बैठने के लिए ये आसान गाड़ी नहीं है। अंदर बैठने के बाद ये जो सीट्स है ये काफ़ी अच्छी बोल्स्टरिंग ऑफर करती है, बट जो स्पेस है इतना खास नहीं है। ये जो फ्रंट सीट है ये ड्राइविंग पोजीशन के सेम सेट की गई है, ये ऑल द वे बैक नहीं है, फिर भी आप देखोगे लेग रूम ज़्यादा नहीं मिलता। हेडरूम डिसेंट है, स्पेशली ये स्कूप्ड आउट रूफ की वजह से, बट अगेन ये जो सेकंड रो स्पेस है ये एक बड़ी कार है, स्पेशली नेक्सॉन से बड़ी है, एक सी एसयूवी है, तो यहाँ पे स्पेस थोड़ा बेटर किया जा सकता था। पर इसका जो कर्व का सेविंग ग्रेस है या जो चीज़ इसकी सबसे बेस्ट इन क्लास है वो है इसका बूट स्पेस। 500 लीटर का बूट स्पेस आपको मिलता है जो सेगमेंट बेस्ट है, और हाई राइडर और जो ग्रैंड विटारा है जहां उससे ऑलमोस्ट डबल है। इनफैक्ट ये एलिवेट, क्रेटा और सेल्टॉस से भी काफ़ी ज़्यादा है। अब ये तो था सारा मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने 1500 किलोमीटर स्पेंड किया है इस कर्व के साथ, पर ये इतना भी बुरा नहीं है ये कैबिन, क्योंकि ये कैबिन काफ़ी वेल बिल्ट है, काफ़ी मॉडर्न है, और यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ किया गया ये काफ़ी प्रीमियम और अच्छा फील करता है, स्पेशली इस प्राइस पॉइंट में। बट क्या आपने एक्सपीरियंस किया है इस टाटा कर्व का कैबिन? अगर आपने किया है तो आपका क्या ओपिनियन है इस कैबिन के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब आते हैं पावर ट्रेन पर, और हमें ये पता है कि जो कर्व नेम प्लेट है ये आपको ईवी वर्जन में भी मिलता है, और जो आईसीई डेरिवेटिव है यहाँ पे आपको पेट्रोल इंजन के अलावा डीजल इंजन का भी ऑप्शन दिया गया है। हम यहाँ चला रहे हैं पेट्रोल इंजन, बट पेट्रोल इंजन में भी आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं। एक है पुराना 1.2 रेवेट्रॉन पेट्रोल जो 1.2 लीटर 3 सिलेंडर के साथ आता है, जो नेक्सॉन में हमने काफ़ी बार देखा है एंड काफ़ी प्रूवन इंजन है। बट जो यहाँ हमने चलाया है वो है नया इंजन, इसका नाम है हाइपेरियन, एंड ये भी 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन है। हाँ, इसका पावर आउटपुट थोड़ा ज़्यादा है रेवेट्रॉन से, ये प्रोड्यूस करती है 123 bhp और 225 न्यूटन मीटर। तो फिर भी आपको ये सवाल तो डेफिनेटली होगा कि इतनी बड़ी कार में लगा है अब भी एक छोटा 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन। वेल हाँ, यहाँ पे आपको ये सवाल भी होगा कि ये काफ़ी अंडर पावर फील होती है क्या, बट ऐसा नहीं है, क्योंकि ये इंजन जो है इसके पास है कुछ ट्रिक्स अप इट्स स्लीव्स। अब ये हाइपेरियन है तो डायरेक्ट इंजेक्शन इंजन, पर हमें ये लगता है कि अगर कोई इंजन डायरेक्ट इंजेक्शन हो तो वो काफ़ी स्पोर्टी होगा ड्राइव करने के लिए, पर ऐसा नहीं है। टाटा ने ये इंजन को बनाया है नए जनरेशन के नॉर्म्स को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि फ्यूचर में शायद हर कार डायरेक्ट इंजेक्शन हो, और हमारा जो परसेप्शन है ये स्पोर्टी नेचर का वो शायद हिंडई की और किया के जो इंजन है टर्बो डायरेक्ट इंजेक्शन, उससे ये परसेप्शन आता है। बट यहाँ पे ये जो 3 सिलेंडर इंजन है ये आपको अंडर पावर तो ज़रा भी फील नहीं करेगा। यहाँ पे जो इसका फील है वो काफ़ी जेंटल है, ईजी है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये काफ़ी रिफाइंड इंजन है। यहाँ पे वाइब्रेशन आपको ज़रा भी महसूस नहीं होगी जो यूजुअली एक 3 सिलेंडर इंजन में आपको महसूस होते हैं। और इस इंजन की सबसे खास बात है इसका स्ट्रॉन्ग मीटी मिड रेंज। 2000 आरपीएम से 3500 से 4000 आरपीएम का जो मिड रेंज है काफ़ी मीटी और स्ट्रॉन्ग पुल देता है। इसमें एक्सेलरेशन काफ़ी स्मूथ और लीनियर हो जाता है, और प्लस इसमें अगर आप थर्ड या फोर्थ गियर डाल के आप उसे छोड़ दो तो इट्स गुड इनफ फॉर डूइंग स्पीड 30 kmph से लेके 130 kmph। यहाँ पे इतना स्मूथ और रिफाइंड फील करता है ये इंजन कि आपको कोई कंप्लेंट महसूस नहीं होगी। इसके अलावा ये जो इंजन है ये काफ़ी फ्री रेविंग या हाई रेविंग नहीं कहेंगे, पर ये अपने गुड ओन पेस पे रेप क्लाइम करता है, एंड उस वजह से इसका जो लीनियरिटी है वो काफ़ी अच्छे से फील होती है। हाँ, पर उसके साथ साथ ये इंजन में एक छोटी सी खामी भी है, वो ये है कि इसमें लो एंड ग्रंट बहुत कम है, स्पेशली फर्स्ट और सेकंड गियर्स पे। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बता दूं, आप एक स्पीड ब्रेकर को अप्रोच कर रहे हो, आपको पता है कि मैं ये स्पीड जो मेरी है ये सेकंड गियर की है, मैं इस स्पीड ब्रेकर को सेकंड गियर पे निकाल लूंगा, बट नहीं, ये इंजन को ऐसे कम स्पीड पे चाहिए फर्स्ट गियर, लेकिन यहाँ पे जो लो एंड ग्रंट है से बिटवीन 1000 to 1500 आरपीएम वो इतना खास नहीं है, और ये इंजन को स्टॉल कर देता है कम्प्लीटली, और ये स्टटर करके स्टॉल नहीं होता, द इंजन जस्ट डाइज ऑन यू।
और जब वो इंजन बंद पड़ जाता है तो आपको उसका एक एम्बैरेसिंग सा प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। यहाँ पे आपको क्लच दबाओ, पहले गियर को न्यूट्रल में डालो, इंजन स्टार्ट करो। इस सब के बीच आपके पीछे जो ट्रैफिक जमा हो चुका है वो आपके पीछे हॉर्न मारे जा रहे हैं। उसके बाद आप क्लच लेट गो करो एंड देन आप स्टार्ट करने की कोशिश करो तो आपको रियलाइज होता है नहीं, यहाँ पे तो एक इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक लगा है। तो आपको फिर ब्रेक दबा के इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक नीचे करके तब तक कार एक स्क्वाट कर चुकी है, देन आप वो हैंड ब्रेक नीचे करके देन यू गेट गोइंग। काफ़ी एम्बैरेसिंग फील होता है। एक बार से कई ज़्यादा बार होता है आपके साथ अगर आप ये मैनुअल चला रहे हो सिटी में। तो यहाँ पे जो लो एंड ग्रंट है ये थोड़ा ज़्यादा बेटर फील हो सकता था। स्पेशली ये गियर लीवर जो है वो काफ़ी लंबा है, नॉची है, और उसका जो क्लच एक्शन है वो भी काफ़ी लॉन्ग है, उसका बाइटिंग पॉइंट थोड़ा वियर्ड है यूज टू होने के लिए। आपको थोड़ा टाइम लगेगा इस टोटल गियर बॉक्स और इस गियर लीवर को समझने के लिए, संभाल के चलाने के लिए। इसके अलावा तो अगर आपको कर्व पेट्रोल ही लेना है तो शायद आप पेट्रोल DCA कंसिडर कर सकते हो, पर वहाँ पे एक अलग प्रॉब्लम है। तो मैं ये बता दूं कि ये जो 1500 किलोमीटर हमने चलाया, यहाँ पे हमने टैंक टू टैंक तो टेस्ट नहीं किया, पर जो फ्यूल अप हमने किया और जितना किलोमीटर हमने चलाया इससे हमें माइलेज मिला है तकरीबन 10 kmpl। जी हाँ, 10 kmpl, कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे हमने 80% का जर्नी हाईवेज पे किया है, इंक्लूडिंग 2 एक्सप्रेसवे रन्स। और अगर आप सिटी में इसको ट्रैवल करो तो ये जो माइलेज फिगर है ये सिंगल डिजिट्स में आ जाता है। तो ये जो DCT है ये इससे और बेटर फिगर तो आपको डेफिनेटली नहीं देगा। अब इसके बाद चलो मैं एक खास बात बता देता हूँ कर्व की, और वो है इसकी राइड क्वालिटी। ये है एक टाटा, तो इसकी राइड क्वालिटी तो डेफिनेटली सॉर्टेड है। हमने इसे इंडियन कंडीशंस में चलाया, स्पेशली NH66 पर, और अगर आपको पता है NH66 अब अंडर कंस्ट्रक्शन है। हम इसे ले गए NH66 के इंटीरियर रोड्स पे, B रोड्स पे, जहाँ पे लाल मिट्टी या ग्रेवल बिछाए हुए हैं अंडर कंस्ट्रक्शन रोड के लिए। वहाँ पे कर्व को चलाना ऐसा था जैसे कि एक WRC कार ऑन अ डर्ट ट्रैक। It was too much fun। हाँ, इसका स्टीयरिंग इतना ज़्यादा कम्युनिकेटिव नहीं है और ये लाइट होने के साथ साथ थोड़ा डेड सेंटर भी है इसमें, पर जैसे ही आप इसको चलाना शुरू करते हो ये थोड़ा बेटर हो जाता है। गियर बॉक्स की ही तरह इससे भी थोड़ा यूज टू होने आपको टाइम लगेगा। और आखिर में हम आते हैं इसके फीचर लिस्ट पे, और मैं मानता हूँ कि हाँ, फीचर्स जो है, जो एक्सपेंसिव फीचर लिस्ट आपको मिलती है इस कर्व के साथ, ये एक बड़ा रीज़न है आपको कर्व खरीदने का। क्योंकि टाटा को समझ में आ गया है कि आप जब आते हो एक लुक्रेटिव सेगमेंट, एक टफली फॉट सेगमेंट में आखिर में, तो आपको ऑफर करना है ज़्यादा, और ये कर्व ऑफर करती है आपको कई ज़्यादा। अब यहाँ पे आपको 5 वेरिएंट्स मिलते हैं, और हम अगर आप देखना चाहते हो एक डिटेल्ड वेरिएंट वाइज फीचर डिस्ट्रीब्यूशन का वीडियो, जहाँ पे हम आपको बताएं कि कौन से वेरिएंट में कौन सा फीचर मिलता है, क्या प्राइसिंग में, और आपके लिए कौन सा वेरिएंट रहेगा सही, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और हम आपके लिए ऐसा वीडियो ज़रूर लाएंगे। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सटेंसिव फीचर लिस्ट है, ये रेंज टॉपिंग वर्जन में आपको मिलता है ADAS, और ये ADAS लेवल 2 ADAS काफ़ी ब्रिलियंटली काम करता है। हमने इसे हाईवेज पे चलाया, सिटीज़ में चलाया, इनफैक्ट ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम करता है, क्योंकि आप ट्रैफिक में इसे चला रहे हो और ये सडनली ब्रेक कर देगा, क्योंकि इसके लगा है कि आगे कोई पेडेस्ट्रियन चल के आ रहा है, जबकि आप ब्रेक पे हो, एक्सीलेटर पे नहीं। थोड़ा एक स्कैरी एक्सपीरियंस होता है कभी कभार। उसके अलावा आप जितने ज़्यादा फीचर्स दोगे वहाँ पे आपको उतने ही ज़्यादा ग्लिचेस का भी एक्सपीरियंस करना होगा। अब ये कार हमारे साथ थी 1500 किलोमीटर्स में, हमें भी कुछ ग्लिचेस का सामना करना पड़ा है। फॉर एग्जाम्पल, जो एंड्रॉयड ऑटो, जो वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो है, वो काफ़ी अच्छा फीचर है। वो चलते चलते अपने आप बंद हो जाता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है फॉर नो गुड रीज़न। जो वायरलेस चार्जिंग पैड है, इसने आज तक मेरा फ़ोन कभी पूरा चार्ज नहीं किया, ये भी डिस्कनेक्ट हो जाता है फॉर नो गुड रीज़न। उसके अलावा जो ऑल डिजिटल ड्राइवर्स डिस्प्ले है, ये चलते चलते हमारे सामने 2 बार कंप्लीटली बंद हो गया, ब्लैंक, गॉन। और ये एक बार तो हुआ घाट उतरते हुए लोनावला का, थोड़ा स्कैरी एक्सपीरियंस वो भी था। और आखिर में जो इसका रेयर इंडिकेटर है, रेयर राइट इंडिकेटर, ये कभी चालू होता है कभी बंद। नहीं, इंडिकेटर की तरह चालू बंद वो वाला नहीं, ये कंप्लीटली बंद हो गया था बीच में। तो ये थे टाटा कर्व पेट्रोल मैनुअल के सारे लाइक्स और डिसलाइक्स जो हमें पता चले इसके साथ 1500 किलोमीटर स्पेंड करने के बाद। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपको हेल्प किया हो ये डिसाइड करने में कि क्या आपको आपके लिए टाटा कर्व खरीदनी चाहिए या नहीं।
पर अगर आपके दिमाग में और भी कोई सवाल हो रिगार्डिंग द कर्व, इसका पेट्रोल वर्जन, मैनुअल वर्जन, ऑटोमेटिक वर्जन, डीजल वर्जन या ईवी भी, आप अपना ओपिनियन या कमेंट या क्वेश्चन या आपके सवालात, या अगर आपको चाहिए ये कर्व किसी और सी एसयूवी के साथ कंपेयर करे और हमारे चैनल पे आपको रिप्रेजेंट करे, उसे भी लिख भेजिए कमेंट सेक्शन में एंड वी विल डेफिनेटली ऑब्लाइज। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए और उनके साथ शेयर कीजिए जो एक सी एसयूवी खरीदने का सोच रहे हैं और ये कर्व उनके शॉर्ट लिस्ट में है। और इस वीडियो में इतना ही। मैं हूँ बिलाल, लेता हूँ आपसे विदा, फिर मिलते हैं।